हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले मूड डिसऑर्डर्स की। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर मैनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूड। मूड होता क्या है कि जनरली हम लोग बात करते हैं कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज आज हमारा अच्छा मूड है। तो मूड का मतलब होता क्या है? तो जो मूड है, मूड को डिनोट करते हैं, मूड इज डिनोटेड बाई बैट। बैड का मतलब है बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट। अब बैड का मतलब बिहेवियर, अफेक्ट, थॉट है। तो हम कैसे पता चले कि मूड किसी का अच्छा है खराब है? तो जैसे हम लोग कहीं अपने रिलेटिव के पास गए, रिलेटिव के यहाँ गए, तो रिलेटिव वाल जो हमारे रिलेटिव, उन्होंने हमारा वेलकम बहुत अच्छे से किया। जब वो हमारा वेलकम बहुत अच्छे से करेंगे तो उनके लिए जो हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारे थॉट है, वो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट हो जाएंगे। तो हम लोग उनके बारे में उनकी जो हमारी थिंकिंग है उनसे रिलेटेड, वो हमारी पॉजिटिव रहेगी। जब पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है किसी से लगाव होना। तो जब हमारा कोई वेलकम बहुत अच्छे से करेगा, किसी के घर जा रहे, तो हमारे थॉट उनके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारी उनसे थोड़ी बॉन्डिंग बनने लगेगी। बॉन्डिंग बनेगी तो हमारा उनसे थोड़ा लगाव बढ़ेगा। तो जब लगाव बढ़ेगा तो हमारा जो बिहेवियर है उनके लिए, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर हो जाएगा। हम उनके सामने जो भी बिहेव करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, बात करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो जैसे वो हमसे कुछ भी बात कर रहे, कुछ भी पूछ रहे, तो हम लोग स्माइल करके उनसे बात करेंगे, अच्छे से बिहेवियर अपना शो करेंगे। तो यही होता है बैड। तो मूड का मतलब होता है कि जो हम लोग अपना बिहेवियर कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूड। तो मूड बेसिकली डिनोट होता है तीन चीजों से, बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ मूड। तो मूड डिसऑर्डर आर द ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस इन बिहेवियर, अफेक्ट एंड थिंकिंग या फिर थॉट्स। तो बेसिकली जो मूड होता है वो तीन शब्दों से मिलके बना है, बैड, बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट। अब हम बात कर रहे हैं इसके मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, हमें मूड डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है बेसिकली। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर हमें सबसे पहले बात करेंगे मैनिया की, बात करेंगे। तो मैनिया के बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डिप्रेशन एंड देन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मैनिया क्या होता? तो मैनिया के अंदर जो कोई भी पर्सन होता है, उसका जो मूड होता है वो एलिवेटेड हो जाता है। एलिवेटेड का मतलब क्या है? तो जो उसकी एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा बात करने लगता, ज्यादा हाथ पैर चलाने लगता और ओवर एक्साइटेड हो जाता है, ओवर हैप्पीनेस हो जाती है, यूफोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है मैनिया के अंदर। और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन के अंदर परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड, मूड हमारा लो हो जाता है, हम किसी से बात नहीं करते, आइसोलेटेड रहते, फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो ये सब डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब लास्ट है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो मैनिया और डिप्रेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म मिलता है। कभी तो बहुत ज्यादा हम लोग हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, मूड हमारा एलिवेटेड हो जाएगा, और कभी कभी हम बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। तो दोनों इसके अंदर एपिसोड आते हैं, मैनी और डिप्रेशन के, दोनों चीज देखने को मिलती है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। तो हमें इस चैप्टर के अंदर इन तीन चीजों को डिटेल में बात करनी है। अब हम बात कर रहे हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ द मूड डिसऑर्डर। तो ICD का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है, वो WHO ने दिया था। इसके अंदर जो डिसीज कंडीशन है उनको क्लासिफाई किया गया, उनके ट्रीटमेंट और उनके कॉजेज, इन सबको क्लासिफाई किया है। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग मूड डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो होता है F30 से लेके F39 तक होता है। तो ICD-10 कोड है F30। तो F30 के अंदर हम लोग बेसिकली बात करते हैं मैनिया की। जो मैनिया एपिसोडिक डिसऑर्डर है, तो F30 के अंदर हम डिस्क्राइब किया मैनिया को। F30 के अंदर हम लोग मैनिया ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट F31। F31 के अंदर है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मैनिया दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो हम लोग F31 कोड के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया। और नेक्स्ट है F32। F32 है डिप्रेसिव एपिसोड। F32 डिप्रेशन को F32 कोड के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो डिप्रेशन और जो मैनिया है, इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो होता है बाइपोलर। तो जो मैनिया है वो F30 के अंदर है, और डिप्रेशन है वो F32 के अंदर है। और जो इन दोनों के बीच में F31 है, उसके अंदर क्लासिफाई किया है बाइपोलर डिसऑर्डर को। ऐसे याद रखना है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट F33। F33 के अंदर हम लोग देखते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बार बार डिप्रेशन आ रहा, छोटी मोटी चीजों से स्ट्रेस लेके हम लोग को डिप्रेशन आ रहा है, वो F33 के अंदर क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट F34। F34 के अंदर परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर,
मतलब परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर का इसका मतलब क्या है, या तो मतलब मूड एलिवेटेड ही रहेगा लंबे समय तक, साल 2 साल तक, या फिर डिप्रेशन में ही रहोगे। मतलब जो मूड की जो एक ही कंडीशन में रहोगे, या तो तुम्हारा मूड एलिवेट रहेगा लंबे समय तक, या फिर तो डिप्रेशन में रहोगे लंबे समय तक। तो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर आता है F34 के अंदर। नेक्स्ट F38 के अंदर आता अदर मूड डिसऑर्डर्स, ठीक। और F39 के अंदर आता अनस्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर। तो ये क्लासिफिकेशन है ICD-10 के अकॉर्डिंग मूड डिसऑर्डर का। नेक्स्ट इज मेनिया। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर हम लोग 3 चीजों की बात करने वाले थे बेसिकली, मेनिया, डिप्रेशन एंड बाइपोलर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेनिया। तो मेनिया क्या होता है? तो मेनिया के अंदर होता क्या है, जो पेशेंट का मूड होता है वो एलिवेटेड हो जाता है। जब पेशेंट का मूड एलिवेटेड रहेगा तो मतलब बहुत ज्यादा वो बात करता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबी चौड़ी, आज हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कल हम विदेश की ट्रिप पे जा रहे। तो इसके अंदर मूड एलिवेटेड रहता है, बहुत ज्यादा बात करता है, और रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी देखने को मिलती है। वो एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकता, हाथ पैर चलाता रहेगा, इधर से उधर चलता रहेगा, और रेस्टलेस देखने को मिलेगी मेनिया के अंदर। तो इट इज द मूड डिसऑर्डर इन विच पेशेंट मूड इज एलिवेटेड, हाई एनर्जी एंड पेशेंट इज रेस्टलेसनेस। तो मेनिया के अंदर पेशेंट का मूड होगा वो एलिवेटेड मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एलिवेटेड का मतलब हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, यूफोरिया की कंडीशन रहेगी। तो मूड एलिवेटेड रहेगा, एनर्जी उसके अंदर ऐसा लगेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब शांति से बैठेगा नहीं, उछल कूद करता ही रहेगा। और रेस्टलेसनेस मतलब भागता दौड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, शांति से बैठेगा नहीं। तो मेनिया के अंदर ये होता है। तो बात कर रहे हैं ICD-10 के अकॉर्डिंग मेनिया क्लासिफिकेशन। तो हमने मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन देखा था। तो मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन था F30 से F39 तक। तो जो मेनिया क्लासिफाई हुआ था वो हुआ था F30 के अंदर। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग जो मेनिया है वो F30 के अंदर क्लासिफाई हुआ। तो F30.0 के अंदर हाइपोमेनिया आता है, F30.1 के अंदर आता है मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम, और F30.2 के अंदर आता है मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम। इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर F30.8 के अंदर आते हैं अदर मेनियक डिसऑर्डर और एपिसोड, और F30.9 के अंदर देखने को मिलते हैं अनस्पेसिफाइड मेनियक एपिसोड। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है मेनिया का। तो F30 के अंदर मेनिया आता, F30.0 के अंदर आता हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया क्या होता कि हाइपोमेनिया वो स्टेज होती है, वो कंडीशन होती है जिसके अंदर स्लाइटली एलिवेटेड और मूड देखने को मिलता है। इसके अंदर हैप्पीनेस रहता, पेशेंट मतलब हैप्पी रहता है, यूफोरिया की कंडीशन हाइपोमेनिया के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कोई भी एक पर्सन है, वो एक बढ़िया से एक पैक मार ले, पैक मारने के बाद फिर वो अपनी मतलब अपनी कंफर्ट जोन में चला जाएगा, फिर उसे सब कुछ अच्छा लगेगा, किसी से ज़्यादा मतलब उसे मतलब नहीं रहेगा, और वो अपनी सराउंडिंग को एंजॉय करेगा और उसे सब कुछ अच्छा लगेगा। तो जो वो स्टेज होती है, जो एक पैक मारने के बाद जो फीलिंग होती है, वो हाइपोमेनिया की कंडीशन होती है। तो F30.1 के अंदर मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम। तो इसके अंदर मेनिया होती है, मूड हमारा एलिवेटेड रहता और साइकोमोटर एक्टिविटी होती वो भी इंक्रीज रहती है, बट हमें साइकोटिक सिम्टम नहीं आते। साइकोटिक सिम्टम का मतलब जैसे एल्यूसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, तो ये सब, और इल्यूजन हो गया, तो साइकोटिक सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं F30.1 के अंदर। F30.2 इसके अंदर जो मेनिया होता है वो मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम। इसके अंदर मेनिया प्रेजेंट होता है, मेनिया की जो मतलब मेनिया की जो कंडीशन होती, मूड एलिवेटेड हो गया, साइकोमोटर एक्टिविटी, रेस्टलेस, ये सब प्रेजेंट होता, बट विद साइकोटिक सिम्टम। इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम भी देखने को मिलते, जैसे हेल्यूसिनेशन हो गया, इल्यूजन हो गया, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया, तो ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है F30.8 अदर मेनियक एपिसोड। मतलब जो अदर जो में मतलब और कंडीशन है मेनिया की, बट उनको हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, वो आती है F30.8 के अंदर। नेक्स्ट है F30.9 अनस्पेसिफाइड मेनियक एपिसोड। इसके अंदर मेनिया प्रेजेंट होता, बट उनकी जो डिटेल्ड कंडीशन होती, क्यों मेनिया है, क्या क्या और इसकी सिम्टम और कंडीशन है, वो हम लोग उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बस इतना हमें पता होता कि मेनिया है। वो आते हैं अनस्पेसिफाइड मेनियक एपिसोड के अंदर। ये मेनिया क्लासिफिकेशन है ICD-10 के अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया। जो मेनिया है इसके क्या वो कॉजेस, तो हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, बात करेंगे कॉजेस ऑफ मेनिया। तो जो मेनिया है इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों पेशेंट के अंदर मेनिया की कंडीशन अराइज होती है। तो सबसे पहले जो कॉज होता है वो होता जेनेटिक फैक्टर।
जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या होता कि हमारे पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर उनको ये मैनिया की कंडीशन है तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी चांसेस होते हैं इसको देखने की। तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके अंदर चांसेस होते हैं कि मैनिया की कंडीशन उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो कॉजेज हो गए वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर पेरेंट्स इससे अफेक्टेड है तो बच्चे भी अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट है न्यूरोकेमिकल्स। जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो मेजर रोल इनका भी होता है मैनिया के अंदर। तो जो न्यूरोकेमिकल्स के अंदर बात करें तो सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है और नॉन एपिनेफ्रिन होता है। अगर ये जो तीनों हार्मोन है, सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन, अगर इनका लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो गया, नॉर्मल लेवल से इनका जो लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें मैनिया देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन के अंदर मतलब ये तीनों मतलब रिस्पॉन्स, जो सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये मतलब नॉर्मल मूड को मेंटेन करके रखते हैं, मूड को स्टेबल करके रखते हैं। अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा तो जो हमारा मूड है वो नॉर्मल से एलिवेटेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग जो मैनिया की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल लेवल से अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा तो हमें मैनिया देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मल लेवल से सेरोटोनिन डोपामाइन का लेवल, अगर इन जो ये न्यूरोकेमिकल्स है इनका लेवल कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इनका अपनी लेवल पे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी, मतलब बहुत ज़रूरी है। कम हो रहा तब भी दिक्कत, ज़्यादा हो रहा तब भी दिक्कत। अगर कम हो गया तो डिप्रेशन, अगर ज़्यादा हो गया तो मैनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, जो नेक्स्ट जो कॉज है मैनिया का, वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर क्या होता है कि मतलब हम लोग सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, तो जैसे बच्चा पढ़ रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा, तो रिश्तेदार पड़ोसी सब पूछने लगते हैं क्या रिजल्ट रहा, कितने नंबर आए, हो रहा कि नहीं हो रहा। तो मतलब वो लोग स्ट्रेसर की तरह वर्क करते हैं, तो स्ट्रेस देते, जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं, वो हमें स्ट्रेस देते, तो उस स्ट्रेस की वजह से भी मैनिया की कंडीशन में जा सकते हैं। बट मेनली तो अगर स्ट्रेस की वजह से 99% तो चांस होते हैं डिप्रेशन में जाने, और 1% चांस होता है कि मैनिया की कंडीशन अराइज हो। तो अगर सोसाइटी से जो हमें प्रेशर मिल रहा है, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, और जो भी है अगल बगल के पड़ोसी, तो उस कंडीशन में अगर वो स्ट्रेस दे रहे हैं तो मतलब उसमें 99% चांस होते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन होगा, बट कुछ एक आध % चांस होते हैं कि मैनिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट जो कारण है वो है ट्रॉमा। जैसे कोई मतलब हमें चोट लग गई, इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, ठीक है ना, और कोई मतलब किसी कोई लव्ड वन से उसकी डेथ वेथ हो गई, तो उस कंडीशन में भी मैनिया की कंडीशन में जा सकते हैं, बट कम चांस होते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट, सब्सटेंस एब्यूज। जैसे हम लोग एल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और कोकेन वगैरह ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी चांस होते हैं कि मैनिया की कंडीशन अराइज हो सके। तो कॉजेस के अंदर हमने बात करी है, सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर की बात करी है, फिर न्यूरोकेमिकल्स की बात करी जिसमें सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन, फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर मतलब जिसमें स्ट्रेसर जो सोसाइटी सराउंडिंग वगैरह से मिलती है, और नेक्स्ट ट्रॉमा, जैसे कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है, और सब्सटेंस एब्यूज। तो ये थे कारण थे मैनिया होने के। अब बात करें क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मैनिया। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, जो मैनिया के अंदर क्लिनिकल फीचर, उसमें ट्राइड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ट्राइड सिम्टम ऑफ द मैनिया। तो ट्राइड सिम्टम का मतलब 3 सिम्टम होते हैं, जो मेन सिम्टम होते हैं मैनिया के, वो 3 सिम्टम होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइड सिम्टम ऑफ मैनिया। तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एलिवेटेड मूड। जो नॉर्मल लेवल होता है उससे मतलब हमारा जो मूड का लेवल होता है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एलिवेटेड मूड देखने को मिलता है। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब है कि हम लोग जो मसल मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, एक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। हम लोग शांति से, जिसको भी मैनिया कंडीशन होती वो शांति से एक जगह पे नहीं बैठ सकता, वो इधर उधर भागता दौड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, पर शांति से बैठेगा नहीं, तो साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती। नेक्स्ट एंड लास्ट, फ्लाइट ऑफ आइडिया। और जो तीसरा सिम्टम होता है ट्राइड सिम्टम के अंदर, वो होता है फ्लाइट ऑफ आइडिया। मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि आज हम फ्लाइट से फॉरेन की ट्रिप पे जा रहे हैं, कल हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, नई गाड़ी लाने वाले, तो ऐसी वो बड़ी बड़ी बात करने लगता है। तो हमें इन ट्राइड सिम्टम को हमें अब डिटेल में बात करने वाले एक एक करके। ट्राइड सिम्टम ऑफ मैनिया के अंदर हम लोग बात कर रहे थे एलिवेटेड मूड की। तो एलिवेटेड मूड क्या होता, राइज इन पेशेंट मूड सच दैट पेशेंट फीलिंग हैप्पी एंड जॉयफुल। तो जो एलिवेटेड मूड होता है इसके अंदर पेशेंट मतलब
बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है और एक्साइटेड रहता है। तो जो एलिवेटेड मूड होता है इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ एलिवेटेड मूड। तो इसके अंदर 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एक्टेसी। ये चारों स्टेजेस हैं एलिवेटेड मूड की। जो पहली स्टेज है वो यूफोरिया। तो यूफोरिया के अंदर क्या होता है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है। इसमें हम लोग जो भी पेशेंट है वो हैप्पी रहता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई एक इंडिविजुअल है, वो एक अपना एक अच्छा सा पैक बना ले और एक पैक मारने के बाद उसका मूड सेट हो जाता है। तो जो वो स्टेजेस होती है, मतलब वो मतलब हैप्पी रहता है और अपनी सराउंडिंग को एंजॉय करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो वो जो स्टेजेस होती है वो यूफोरिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूफोरिया। तो इसके अंदर पेशेंट किसी से मतलब नहीं रखेगा, अपनी जो सराउंडिंग है उसको एंजॉय करेगा और उसका जो मूड है वो एलिवेटेड रहेगा। और जो यूफोरिया की कंडीशन है वो बेसिकली हाइपोमेनिया के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एलेशन। एलेशन के अंदर जो मूड होता है वो एलिवेटेड रहता है प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी। अब यूफोरिया के अंदर पेशेंट ने एक पैक मार लिया तो वो सेट हो गया। अब उसके बाद पैक के पैक मारते जा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, तो मतलब उसका मूड तो एलिवेटेड हो ही रखा पहले से। उसके बाद उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाथ पैर चलाएगा, चीजों को तोड़ेगा, पटकेगा और रेस्टलेसनेस रहेगी उसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, शांत नहीं बैठेगा। तो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलेशन। तो इसके अंदर मूड एलिवेटेड मिलेगा प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सल्टेशन। तो एक्सल्टेशन के अंदर क्या होता है, ये मतलब थर्ड स्टेज होती है एलिवेटेड मूड की। इट इज अ थर्ड स्टेज एलिवेशन ऑफ मूड विथ डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी एंड साइकोमोटर एक्टिविटी। तो जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर दोनों चीजें मिल रही, एक तो एलिवेटेड मूड भी मिल रहा और साइकोमोटर एक्टिविटी मिल रही। पर इसके अंदर क्या डिफरेंस है इन दोनों के अलावा, तो इस स्टेज के अंदर हमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है कि पेशेंट, जो भी पेशेंट है वो अपने आप को ही सब कुछ समझेगा, मतलब जो वो बोल रहा है वही सब है, मतलब जो वो बोल रहा है, जो वो समझ रहा है वही सब सही है। होता नहीं है कि लगातार पैक पे पैक मारते जा रहे तो फिर कुछ भी हो जाए तो बोलते हैं कि तू मेरा भाई है, बता देना ऐसे वैसे करके। तो वो सब कंडीशन होती है वो इसी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज उसको बोलते हैं एक्टेसी। तो एक्टेसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि उसका जन्म दोबारा हुआ है, उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, जो वो कर रहा है वही सब सही है और पुरानी मेमोरी भूल जाता है। तो एक्टेसी के अंदर पेशेंट थिंक्स दैट ही और सी इज रिबॉर्न अगेन एंड फॉरगेट प्रीवियस मेमोरी समटाइम्स। और इसके अंदर जो पास्ट मेमोरी होती है वो कभी कभी वो भूल जाता है और उसको लगता है कि मेरा जन्म दोबारा हुआ और मेरे पास सुपर पावर है। तो ये स्टेजेस थी एलिवेटेड मूड की। अब नेक्स्ट जो ट्राइड सिम्टम में 3 सिम्टम देख रहे थे, तो पहला हमने डिटेल में बात की है एलिवेटेड मूड की, और जो दूसरा इसके अंदर वो इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी वो बढ़ जाती है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है, मतलब शांति से वो एक जगह पे बैठता नहीं है, दौड़ भाग करता रहता, उछल कूद करता रहता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता। उससे बैठने के लिए बोलोगे, शांति से कुछ काम करने के बोलोगे तो वो आराम से कुछ भी नहीं करेगा, तोड़ फोड़ कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो साइकोमोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट ट्राइड सिम्टम के अंदर होता फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर उसको मतलब बड़े बड़े आइडिया आने लगते हैं कि कल को हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आज हम फॉरेन की ट्रिप पे जा रहे हैं, हम महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो मतलब उसको फ्लाइट ऑफ आइडिया बहुत ज्यादा, मतलब उसके माइंड के अंदर थॉट, रिपीटेड थॉट आते रहते, मतलब एक थॉट खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा थॉट आ जाता है। तो रिपीटेड थॉट आने लगते हैं उसके अंदर। तो ये ट्राइड सिम्टम होते हैं मैनिया के। अब इसके अलावा और क्या क्या साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डिस्टर्ब स्लीप, मतलब पेशेंट सही से सो नहीं पाएगा, तो डिस्टर्ब स्लीप देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, उसकी वजह से उसका जो वेट है वो भी मतलब कम हो जाएगा, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा और लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब उससे कुछ भी करने को बोलोगे तो वो सही से कर नहीं पाएगा, एक चीज पे वो पर्टिकुलर अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी देखने को मिलता है। एंड पुअर डिसीजन मेकिंग, ये है साइन और सिम्टम ऑफ द मेनिया। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। तो मेनिया की ट्रीटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है उसमें ड्रग्स और मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा होता है साइकोथेरेपी,
साइकोथेरेपी। और जो तीसरा होता है वो है ईसीटी। ईसीटी, तो ये 3 मैनेजमेंट होते हैं मैनिया के। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लिथियम देते हैं। जो लिथियम है वो डीओसी है, डीओसी ऑफ मैनिया, ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगर कोई भी पेशेंट अगर मैनिया का है तो उसमें हम सबसे पहले हम लिथियम देंगे, ठीक। तो इसके डोज की बात करें, डोज कितना देते हैं, 600 से 900 mg पर डे। नेक्स्ट कार्बामेजाजेपाइन, वो कितना देते हैं, उसके डोज की बात करें तो वो 600 से 1800 mg पर डे देते हैं। नेक्स्ट सोडियम वॉल्परेट, सोडियम वॉल्परेट की अगर डोज की बात करें तो हम वो देते हैं 600 से 2600 mg पर डे। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर 3 ड्रग देते हैं, ठीक। अब हम बात करें नेक्स्ट साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या होता है, जो पेशेंट का बिहेवियर होता है उसको हम लोग अल्टर करते हैं। जो नॉर्मल बिहेवियर होता, जो मतलब मैनिया के अंदर जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम लोग अल्टर करके नॉर्मल बिहेवियर पे लेके आते हैं। तो वही होती है हमारी साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में हम लोग क्या क्या पेशेंट को देते, तो सबसे पहले हम लोग देते सीबीटी, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर हम लोग जो पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको हम लोग अल्टर करते हैं। जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, जो मतलब जो जैसा उसका बिहेवियर है और जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है वो सबको हम लोग अल्टर करते हैं और नॉर्मल पे लेके आते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट इंडिविजुअल थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी के अंदर हम लोग पर्टिकुलर एक पेशेंट को पर्टिकुलर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फैमिली फोकस्ड थेरेपी। फैमिली फोकस्ड थेरेपी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो पेशेंट है वो और उसकी फैमिली दोनों को हम लोग दोनों की काउंसलिंग करते हैं और दोनों को हम लोग जो फियर होता है, स्ट्रेस होता है कंडीशन से रिलेटेड, उसको रिड्यूस करते हैं और जो उनका कम्युनिकेशन गैप है पेशेंट और फैमिली के बीच में उसको रिड्यूस कराते हैं और जो उसकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव कराते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ईसीटी, और जो लास्ट इसका ट्रीटमेंट है वो है ईसीटी। ईसीटी देते हैं। और तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैनिया। तो मैनिया की हमने बात की, मैनिया मूड डिसऑर्डर हमने स्टार्ट किया था। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर हमने 3 चीजों को पढ़ना था, मैनिया पढ़ना था, डिप्रेशन और बाइपोलर। तो आज के टॉपिक में हमने मैनिया कवर किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन की बात करेंगे। थैंक यू।